बच्चा पोसता है, कोई आदमी से चमौटी पहना देता है तो होता है कि अनेरुआ चमौटी वाला बच्चा लड़ता है तो कोई पोसने वाला कहता है अरे मार बुआ बुलाओ हल्का कर रहा है, तो जाएगा कि चमौटी वाला को न मारना कि पोसुआ है अनेरुआ को मारना। तो जितना हम लोग ये ब्राह्मणवाद का हाथ में मोती औंठी चनन फटाका टीपी रखे ब्राह्मणवाद का पोसुआ का यही पहचान है, जो सब पोसुआ है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का खिलाफ सब लोगों को दूर कर सकते थे कि दुर्गा का कवि नहीं सब पाखंड है, फंसा हुआ जाल में समाज फंसा हुआ है। मैं वैसे साहब का राज लेता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, जो हम लोगों के समानता पर भाईचारा पर आधारित जो संविधान की रचना की है, इन लोगों ने संविधान का रचना करके भारत का सारा व्यवस्था व्यवस्थित करने का काम किया। इस बाबा साहब अम्बेडकर के कीर्ति पर काले सोचने वाला ये सरकार फेंकने का काम एक माह वही साहब का मैं दाद देता हूँ, देता हूँ और इन्होंने जो स्पीच दिया और व्यवहार में वही किया जो कहा वो किया। और ये बात रखते सारे पोसुआ लोग थे, ये ब्राह्मण में पोसुआ बोलने के लिए सेंटिमेंट में बोल दिया, अब वोट बचवे को देना शुरू किया। और ऐसी स्थिति में ओवैसी साहब का नेतृत्व होना चाहिए, ऐसे आदमी को जिताने के लिए, ऐसे कैंडिडेट जिताने के लिए हम लोग को अग्रसर होना चाहिए और मैक्सिमम लोग क्षेत्र में दौरा करके और जुनून में आंदोलन करें और अभी से वातावरण क्रिएट करें कि मुकीम साहब हमारे सुयोग्य कैंडिडेट हैं। अब तो देख लिया और कितना देखोगे, अब कितना समझोगे, 20 बड़ा 15 बड़ा 20 बड़ा कितना देर दोगे? आँख पट्टी बांध दिया गया है, इस पट्टी को खोलो और बाबा साहब अम्बेडकर को भारत में रखने का इरादा है, संविधान को रखने का इरादा है, तो आप ओवैसी साहब को जिताएं और मुकीम साहब को हर हालत में वोट देके 100 वोट देके जिताने का कष्ट करें। नहीं कर आप तमाम युवाओं का आभार व्यक्त करते हुए जय अजय, जय भूम, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय ललन सिंह यादव, जय ये ओवैसी साहब। माननीय अरुण बाबा साहब, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं, वेलकम करते हैं। वाकई आपने हम लोगों को कोई किस्मत को जगा दिया है और जितना आपका राजी किया जा रहा है। हम आपके सामने मोहम्मद रजा साहब फैसलाबाद वाले आ रहे हैं, जो हमें और आपके सामने दो बात रखेंगे। जनाब रजा साहब फैसलाबाद। महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका चर्चा सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे साहब और हमारे मेहमान हमारे चीफ मोहम्मद अशरफ अली साहब, जो मोतिहारी का संयोजक है, जितेंद्र तिवारी साहब उत्तर प्रदेश से चल कर आए हैं, डॉक्टर शरीफ साहब और संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी और हमारे मुजफ्फरपुर जिला के AII का जिला संयोजक हमारे बड़े भाई जिनका
यही कहूँगा कि साहेबगंज विधानसभा में हमारे बड़े बड़े वकील साहब ने अपने बिहार एआईआर कमेटी की तरफ से इनको टिकट दिलाने के काम करे और हम लोग वादा कर रहे हैं कि साहेबगंज विधानसभा से इनको भारी बहुमत से वोट देकर जिताने का और बिहार के असेंबली में भेजने का काम करेंगे। और हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी है जो गरीब गुरबा दलित शोषित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा के बात करती है। हमें तो लगता है कि अभी भी जो सरकार चल रही है एनडीए की सरकार, उसके खिलाफ विपक्ष के नेता कांग्रेस ने बनाया गया है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि विपक्ष के नेता हमारे संसद बैरिस्टर वसीउद्दीन साहब है। विपक्ष के नेता तो डर डर में आवाज नहीं उठाते हैं किसी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन कोई भी चीज हो, हमारे हिंदुस्तान में गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़ों का हक मांगने का एनआरसी, किसी भी प्रकार की मॉब लिंचिंग, किसी भी प्रकार का गरीबों के लड़कियों के साथ अत्याचार अगर नहीं भी होता है तो हिंदुस्तान में हैदराबाद की संसद और इंडिया मजलिस इत्तेहाद के संशोधक राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब वैसी साहब ने बहुत मजबूती से पार्लियामेंट में आवाज उठाने का काम किया। सारे लोग अभी तो चुनाव का समय आया है, बहुत सारे पार्टी आएंगे, बहुत सारे वादा करेंगे, तरह तरह के वादा करेंगे, बहुत सबके वादा बनाएंगे। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। इस बार बिहार में जितने भी सीट पर अगर वैसी साहब की पार्टी लड़ रही है, उनके जितने भी चाहने वाले हैं, उनके दीवाना है, उनको अगर अपना समय भी बर्बाद करना पड़ेगा, सीट पर जाकर मेहनत करें, तक रूप में और इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की पार्टी को विजय बनावे और सारे देश से हमारे वकील भैया को यहाँ से वोट देकर एक-एक वोट देकर इनको विजय बनाए। मैं समय बहुत हो चुका हुआ है, इधर तो मैं नहीं बातचीत जो बात तो रख कर अपनी बातों को मैं खत्म करता हूँ। जय भीम, जय नीम, जय बिहार, वैसी सरकार। वाकई रजा साहब ने हमें और आपको बहुत अच्छी बात बताई। अब आपके सामने में हरिंदर पासवान साहब से आएंगे तो भी अपने बातें रखेंगे। हरिंदर पासवान साहब, आदरणीय आज की सभा का अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष जी एमआईएम आज सम्मेलन में पिछले प्रदेशों से आए हुए हमारे मुख्य अतिथि जनाब मोहम्मद अशरफ साहब, उत्तर प्रदेश से आए हुए जनाब और अन्य प्रदेशों से सात संख्या से बड़े भाई और प्रसाद गुप्ता जी को अध्यक्ष के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, राजा साहब, राजेंद्र बाबू, सुरेंद्र बाबू, जनाब भाई मुकीम साहब, उपस्थित तमाम विद्वान साथियों, मित्रों, देश संकट की घड़ी चल रही है। देश के अंदर काफी संकट की घड़ी चल रही है। एक पूंजीवाद व्यवस्था चाह रहा है कि हम तमाम गरीबों को यहाँ से बात है, वैसी नीति बनावे, वैसा नियम बनावे तो यहाँ गरीब झांकने के लिए नहीं हो। अब ये भी राजा भाई बोले हैं तो कुछ पक्षी प्रवासी आ जाते हैं, प्रवासी पक्षी कहते हैं
ये जब दूसरे का मकई में धरारा लग गया है, पानी पर आ गया है, हिमालय से सुबह आ जाता है, लाल लाल थोड़ वाला हरा हरा पाक होता और साथ ही जब वही सुबह दाना छोड़ देगा पूरा फिर हिमालय को रवाना हो जाएगा। मैं कहना चाहूँगा मित्रों कि हमारे यहाँ पक्षी के रूप में भाई बच्चों से हैं, ये भागने वाले नहीं है, ये परवसिया है। रात गिरा के तो नामे कागल में पौधे इसको करते रहे स्वर को बहुत ऊंचा सोच सुनाते रहेंगे। मित्रों कहना चाहूँगा चुनाव सामने है, चुनाव सामने है, घर छाट देखा घर गुजार सब देखा होगा बात क्या मिला हम लोगों को, ये चीज को देखना पड़ेगा। दूसरे के बागीचा में दरवाजे पर महल बनाते रहे, फूल लगाते रहे और घेर के आगे भगाता रहा। आज वक्त समय आ गया है, अपना झोपड़ी नहीं झोपड़ी को खुश करो और अपने ही दरवाजे में फूल लगाने का काम करेंगे लोग। और भाई इतना भोट जिता के भेजे साहब विधानसभा से लगे बिहार हिंदुस्तान के धरती पर इतना भोट करके मुखिया साहब आए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी है जनाब नरेंद्र मोदी साहब बहुत अच्छे प्रधानमंत्री कितना बढ़िया प्रधानमंत्री मौका बड़ी खुशी की बात है, कितना सुंदर प्रधानमंत्री नहीं इन्होंने जब गुजरात में थे तो वहाँ भागा कर 366 से पिछड़े करवाने का काम, कितना सुंदर प्रधानमंत्री है। अधिकार है बहुत सुंदर प्रधानमंत्री इन्होंने आया ये भाई के लोगों ने कहा चोटी करने का हालत है, चोटी कहाँ करना है, चोटी करना अटल बिहारी घर में नहीं कर रहा, पानवाड़ी जी के घर में नहीं कर रहा, सोनिया जी के घर में नहीं कर रहा और राबड़ी देवी जी के घर में नहीं कर रहा कहा तो चमटोली में मुसलटोली में दोस्ती बच्चा कर रही थी। अरे भाई ये क्या तमाशा बना के कहा छोटी जगह कीड़ा चीजने भेज दिया तो भी इनका फल उसके बाद में उन्होंने क्या किया कहा से भाई नोटबंदी बंद करो, तो नोटबंदी बंद हुए हिंदुस्तान के 19 कंपनियां जो पूंजीवाद कंपनियां टाटा बिरला अंबानी ये तमाम 6 महीने पहले अपना रोड को बदल है। गरीब परिवार लोग हम लोग निम्न वर्ग के लोग मजदूरी करने वाले लोग फंस गए। उसमें 47,665 लोग मारे गए, जान चली गई, जवान का भाग जान चली गई, भूखे पेटे जान चली गई। ये धंधा की बड़ा सुंदर प्रधानमंत्री समझने की जरूरत है। एमपी का चुनाव चल रहा था, एमपी का चुनाव चल रहा था, इमरान खान को 400 करोड़ रुपया इन्होंने दिया और कहा से आप थोड़ा सा हमको सहयोग करो, अब तक एमपी यहाँ से पूरा प्रधानमंत्री देश को बजाएंगे और पूरे साल काट में 350 करोड़ वो आईडीएस आता है 72 किलोमीटर। क्या करेगी सीबीआई, क्या करेगा सुरक्षा बल, ये नहीं बुझा रहा 72 किलोमीटर चल गया 350 किलोमीटर ये माने बनता है। एक खिदान का कीमत बहुत ज्यादा बनता है। तो इस परिस्थिति में उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा, इन्होंने फिर क्या किया पूरा दो जहाज टमाटर लौट दिया और जाके साथ में पाकिस्तान के ये पहाड़ सीमावर्ती पहाड़ पे गिरा दिया। कहा से वहाँ आतंकवादी सब खड़ा थे, उन्हें बम मार के जलाया। अरे 12 बजे रात में आतंकवादी वहाँ खड़ा था, क्या शादी पर बम गिरा दो तो कितना पागल है प्रधानमंत्री समझ में बात नहीं आती है। तू होश हो जा रहा है देश जमाने देश एक नजरा देख रहा है प्रधानमंत्री साहब, आप होश में रह रहे। आपने चीन गया था, आपने जनवरी महीना में चीन गया था और चीन में जा करके वहाँ पुराना आपने लाया, आपने चीन से बुरा मनाया और यहाँ भारत के लोग बैठे हुए थे। 6 दिन के बाद कहते हो 6 दिन पहले लगाते हो लॉकडाउन, 6 दिन के बाद कहते हो कि मुस्लिम समाज या मरकज के लोगों लगाने का कार्य पागल कहेंगे। तुम हवाई जहाज बंद कर दिया, ट्रेन बंद कर दिया, रेलवे बंद कर दिया, बस बंद कर दिया, इसको भी मान किस्ती से आ गई क्या, तो किस्ती से आ गई या पुराना मुस्लिमों ने फैला बड़ी कहानी तुम कहते हो, नफरत मजाक फैलाते हो। मुस्लिम का पैदा हो गया रजाई अच्छा लगता है, मुस्लिम का काटा हुआ फांसी का मीट अच्छा लगता है, मुस्लिम का बनाया हुआ पाउडर अच्छा लगता है, मुस्लिम का बनाया हुआ लिपस्टिक अच्छा लगता है, मुस्लिम का बनाया हुआ बैग अच्छा लगता है, फिर वाला चप्पल अच्छा लगता है। और मुस्लिम का बनाया हुआ काटा गिरा जो मुस्लिम से चल रही है बहुत अच्छे गाड़ी पर चलते हो वो अच्छा लगता है। और मुस्लिम से नफरत की भावना करते हो, धिक्कार है प्रधानमंत्री को, क्या बात
भी लिया है, विपक्ष ने झारखंड लिया है, हरियाणा लिया है। तो हम लोग बड़ा आशा नहीं, जैसे देवीलाल का हाल हुआ था, देवीलाल का हाल हुआ था, जहाँ से कोई बोलने वाला भी देवीलाल का नहीं है, वो स्थिति है ना। और इंदिरा गांधी को 1977 में एक बीसी चाहिए, पूरा इंडिया का वर्ल्ड का एक न्यूज़ ने कहा झूठा किनारे बनेंगे वो स्थिति होगा। अभी जब 32 के 32 सीट जब हम लेते हैं, हिंद महासागर से दबा के बंगाल की खाड़ी में पूरा भाजपा को कर देंगे, चल जाएगा, पूरा हिंदुस्तान का नजर क्या होगा। ये जो कहना है जो अभी जो है कि लॉकडाउन लगाया है, लॉकडाउन ठीक है, वो कोरामा है, तो कोरामा में डॉक्टर की बहाली होनी चाहिए थी, डॉक्टर की बहाली दवा की व्यवस्था होती। तुमने नरेंद्र मोदी साहब डॉक्टर के बदले में पुलिस बहाल कर दिया और दावा के बदले में गरीब के बच्चों भूखे पड़े तो लाठी चल रहा है। देख रहे हैं हम लोग, देश के फोटो जा रहे हो, समाज के विकास के, कुंडी के, कहार के, तेली के, सरकार के, दुनिया के 6,766 जाति को 25 देख रहे हो, ये भी देख रहे हैं। मोदी साहब आपने आरक्षण देने का सब वर्गों का काम किया, अच्छा काम करता है, अच्छा भी अच्छी बात है, आरक्षण दलितों को मिलना चाहिए, ताकि 7% अनुसूची 7% वो सफल जाति के लोग थे, तो 7 के बदले में आपने 10 दे दिया। किसी ने ठोका बोला नहीं, एक लालू जी ओवैसी साहब है, देश के साथ 2013 हुआ है, इसका 7% दिया, 10% दिया गया। सर मोदी साहब 27% आरक्षण दिया था पिछड़ा अल्पसंख्यक को, और उस समय तमाम बिजली के तार बुना गया था, रेलवे का लाइन उठाया गया था, नहीं, और भगवती माता का आग धंधा हो रहा था, और उस समय कोई कुछ नहीं था, उस समय इतना बड़ा विरोध किया था। तुम अगर 27% को बढ़ा के 37 कर देता, ठीक है, 10% है तो 10% देते हैं, ये काम की बात होती, सरासर बेईमानी किया है। और बड़े सिलेंडर में पैखाना घर देते, तो सिलेंडर का पैखाना घर आपके बाबू जी खुदाई के बोल कर गए थे का, वो टैक्स आपका था। रात दिन हमारे लोग चावल से लेके हिंग से हल्दी से लेकर के और प्याज से सिंह से हवाई जहाज का टैक्स देते हैं, और उस टैक्स के बदले में भर दे दिया, तो हमको बहुत बड़ा उपहार दे दिया। मित्रों, फंसना नहीं है, भूलना नहीं है, अब की बारी है, और इस बारी में भाई लेकिन चाहे तो एक पिछड़ा अल्पसंख्यक के लोग एक वोट हो गए, बिहार जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया हरमंदर बाबू। अब आपके सामने जितेंद्र तिवारी साहब इंडिया यूथ उत्तर प्रदेश AIM के और आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है, मैं मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट कोहली का रहने वाला हूँ और उत्तर प्रदेश में इंडिया न्यूज़ का स्टेट ब्यूरो हेड हूँ। और मैं एक सूक्ष्म पढ़ने वाला पत्रकार हूँ, पढ़ता हूँ, आज के डेट में भी 18 घंटे पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं सोता हूँ, वो किसी भी विषय पर। ये मेरा परिचय है और AIM के साथ मैं चाहे दिल से जुड़ा हूँ। ये आपका मैं साहब के इस धरती को सबसे पहले सलाम करता हूँ, जिसने AIM का इतना अच्छा पता किया। और उसी के साथ मैं चाचा गुप्ता जी को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छी बात रखी। बाबा जी ने भी बहुत अच्छी बात रखी, बात होनी भी चाहिए। साथ ही मैं अपने साथी और मोतिहारी जिला के संयोजक अशरफ भाई साहब, डॉक्टर शरीफ साहब और मुन्ना भाई साहब को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने जहमत चुकाया कि हम लोगों को मोतिहारी से चल के साहब पहुँचना है और उस धरती को सलाम करना है कि वहाँ भी हमारे ऐसे अच्छे साथी हैं जो कितने अच्छे तरीके से बैठ करके आपस में बात कर रहे हैं, और बात होनी भी चाहिए। बात होगी नहीं तो बात समझेंगे नहीं, बात समझेंगे नहीं तो सही निर्णय लेंगे। मैं
से हिंदू शब्द का उच्चारण होता है हिंदू। फारसी लोग आते हैं हमारे यहाँ जो भाई करने, और वो लोग हिंदू को स्व को ह को स का उच्चारण करते हैं, स को ह का उच्चारण करता है। ऐसा ही कुछ भेद है। और वो लोग कहते हैं और वहाँ से हम लोग समझते हैं कि ये लोग, और इसका दूसरा पहलू है कि वे लोग अपने से बुरे कर्म करने वाले लोगों को, बुरे नजरिए के लोगों को हिंदू कहा करते थे। हिंदू कहना ये गर्व की बात नहीं है। अब एक पर जन्म में कब आया? जब 1922 में हिंदू महासभा का गठन होता है तो ये प्रचलन में आया कि हिंदू 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 हिंदू। लेकिन सच में हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म है, जिसका अर्थ होता है प्राचीनतम। प्राचीनतम और धर्म। यहाँ पे बहुत सारे विद्वान साथी पढ़े लिखे शिक्षित होगा, ये वर्ग बैठा हुआ है यहाँ पे, मुझे करना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। धर्म हिंदी व्याकरण के दृढ़ धातु से धर्म शब्द का निर्माण हुआ है। हिंदी व्याकरण के दृढ़ धातु से धर्म शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने योग्य। अब ये धारण करने योग्य क्या है? जूता को हमें कहाँ धारण करना चाहिए आप अच्छा से समझते हैं। जिस जमाने में नहीं समझते थे उस जमाने के लिए कहावत भी आती है कि किसी के शादी में एक जोड़ा चप्पल चला गया था पहली बार उस गाँव में, तो बुजुर्ग महिला ने बताई कि ये गंधावा है, कान में पहनने का है। तो वहाँ तजुर्बे की कमी थी, धारण करने के तजुर्बे की कमी थी। लेकिन बहुत सारा समाज का परिवेश आगे बढ़ा है और क्या धारण करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम आपके सभी पूर्वजों ने, सबके पूर्वजों ने ये डिसाइड किया हुआ है। वो पूर्वज दलित वर्ग से भी हो सकता है, वो पूर्वज स्वर्ण वर्ग से भी हो सकता है, वो पूर्वज पिछड़े वर्ग से भी हो सकता है, वो पूर्वज मुस्लिम वर्ग से भी हो सकता है। और जो भी पूर्वजों ने धारण करने की परंपरा बनाई है वो इंसानियत की भलाई और अच्छाई के लिए बनाई है। अब यहाँ पे बीजेपी वालों ने एक नया नाटक शुरू किया, जय श्री राम। भैया बिना सीता का राम कोई हिंदू कहता है क्या? कभी कहता था? मैं दावे से कहता हूँ ये राम का उच्चारण कहीं होता है तो पहले सीता का होता है, सीताराम। तो आपने सीता को छोड़ दिया, जैसे मोदी जी ने मैडम को छोड़ के चला आया है, तो आपने हमारे भगवान के देवियों को छोड़ दिया। राधे श्याम श्री कृष्ण का जब भी जिक्र आएगा पहले राधे का आएगा। ये हमारे धर्म परंपरा है, ये सनातन धर्म की परंपरा है। और धर्म कभी धर्म से लड़ता नहीं है। धर्म जब भी लड़ेगा तो वो धर्म से लड़ेगा, धर्म से नहीं लड़ेगा और धर्म से लड़ेगा। आप धर्म से लड़के क्या साबित करना चाहते हैं? धार्मिक कभी नहीं हो सकता है। मोहम्मद साहब के पूरे जीवन को पढ़ेंगे आप तो आपका कलेजा फट जाएगा। पूरे जीवन उन्होंने इस मानव जाति के भलाई के लिए और अच्छाई के लिए लगा दिया। उनको अगर हमने पैगंबर कहा तो दिल से कहा और दिल से कहना भी चाहिए। वे भी मेरे पूर्वज थे, वे भी मेरे पूर्वज थे और वे भी मानवता के भलाई और अच्छाई के लिए काम किया। बहुत चीजें आप जानना चाहते हैं तो कृष्ण युग में जाइए, तो जिस कृष्ण और राम के नाम पे लड़ने कटने मरने को तैयार है, उनकी जीवनी को उठा के पढ़िए आप।
कि उनके बच्चे जाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे और उनके पास पैसे नहीं है कि अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ाएंगे। तो व्यवस्था तो वही है, आपने सिस्टम बदल दिया है, तो तरीका बदल दिया है शोषण करने का। जब सरकारी हॉस्पिटलों में चिकित्सा कराने के लिए गाँव में लोग नहीं जाया करते थे, कोई बात होता था तो ओझा के पास जाते थे, ओझा समझते हैं ना, वहाँ जाते थे। लेकिन जब उनकी शिक्षा और सामाजिकता बढ़ी, वो चिकित्सक के पास जाने लगे और सरकारी हॉस्पिटल का उपयोग करना चाहे तो आपने सरकारी हॉस्पिटल का सत्यानाश मार दिया। सरकारी हॉस्पिटल उसका भी नहीं रहा जहाँ अच्छे से इलाज हो सकता है। पैसे उनके पास है नहीं तो चिकित्सा कराएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे या रोजी रोटी की व्यवस्था करेंगे। ये सब सिस्टम जब तक बदलेगा नहीं तब तक समाज नहीं बदल सकता है। और उसको बदलने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि सत्ता बदल देने से ये कुछ नहीं होने वाला है जब तक सच्चे नुमाइंदा आपसे बदलेंगे। आज तक भारत की जितनी पार्टियां हैं राजनीति करने वाली, किसमें आरक्षित वर्ग के लोग चुनाव जीत के नहीं जाते हैं? बता दे कोई बात रखता है क्या? कोई दलित की बात रखता है क्या? कोई पिछड़े की बात रखता है क्या? उन्हीं के आरक्षित से जीत के जाते हैं, लेकिन अपने पार्टी के मैनिफेस्टो पे काम करते हैं, आपके लिए काम नहीं करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति आपके बीच का और देश का आपके वृद्धि का पैदा हुआ ऐसा व्यक्ति ने हिम्मत किया है जिसने जय भीम का नारा दिया, जय भीम और जय भीम, जय भीम, जय भीम किया है। जय भीम का सेंस सीधे आपके संविधान से है। जय भीम की बात आती है तो आपके दिल में ये बात रखना चाहिए, जय भीम मतलब जय संविधान। भारत का जो संविधान है वही जय भीम है। और जितने दलित पिछड़े कमजोर वर्ग के दबे कुचले लोग हैं वो भीम है, वो भीम है। तो जय भीम की बात कीजिए। और हमारे भाई वो कितना आपको ऐसे जुआ करवट आपको शायद नहीं मिलेगा जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ नहीं मिलेगा। बातें लंबी हो सकती है, भाषण लंबी हो सकती है, इसकी बात खत्म नहीं हो सकती है जब तक हम चाहे पहुंचे जाए। लेकिन हर बिंदु को मैं प्रकाश डालने का प्रयास किया, समझे जाने और गाँव में जाए इस बात को रखें कि MIM क्यों, MIM की जरूरत क्या है। आज भगवा फहराया झंडा तो कोई दिक्कत नहीं, जिन लोगों ने अपने घर जाने पे भगवा फहराते रहे, तिरंगा का महत्व नहीं दिया, उनको आज हमारे MIM से हर एक झंडे से दिक्कत है। काम में वोट दीजिए ऐसे लोगों को, समाचार मानिए ऐसे लोगों को। और हम नेताओं
तस्वीरें आप हर वक्त देख रहे हैं साहेबगंज विधानसभा से, और आप स्टेज का नज़ारा देख रहे हैं। दर्शक लगातार जो है वो देख रहे हैं। साहेबगंज विधानसभा में AIMIM का कार्यकर्ता सम्मेलन है, और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बक्सा से लेकर के जिला स्तर के तमाम का जो कार्यकारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और पिछली तस्वीरें देखकर कोशिश करेंगे एक एक करके जितने भी लोग हैं तमाम सब लोगों से हम बातचीत करें, खासतौर से जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत करेंगे। और जितने भी AIMIM के जो अधिकारी जो पटना से या मुजफ्फरपुर से चर्चा कर रहे हैं, उन तमाम सब लोगों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख लीजिए। मदीन से इत्तेहाद मुस्लिमीन कार्यक्रम बिल्कुल शायद हो रहा है। तमाम सब लोग बैठ रहे हैं, और पीछे जो है वो आप देख लीजिए विधानसभा के लोग हैं, वो काफी शानदार और वो देखिए कार्यकर्ता जो है AIMIM का वो यहाँ पर मौजूद है, उपस्थित है यहाँ पर पूरे जोश व खरोश के साथ यहाँ पर बैठे हैं। समर्थन क्या हेलो, हमारे या ये कह रहे हैं कि इस बार महानुभाव जो यहाँ पे पधारे हैं उनके स्वागत के लिए राहत सिंह साहब 2 लाख AIMIM के साथी लोग रखेंगे, यहाँ पे आ रहे हैं राहत सिंह साहब। हेलो, अब जनाब मुकीम साहब जनाब अरुण गुप्ता साहब के अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं। जोरों की तालियां। हेलो, मोहम्मद जुनैद साहब जिला संयोजक सीतामढ़ी। लाना है फिर से आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। एक बार स्टेज की तरफ से कैमरामैन दिखाएं स्टेज पर क्या कुछ हो रहा है। जितेंद्र तिवारी जी का अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं जनाब मुकीम साहब जितेंद्र तिवारी जी का। अब अशरफ अली साहब संयोजक मोतिहारी, अशरफ अली साहब डॉक्टर साहब मोतिहारी, इनका भी अंग वस्त्र से स्वागत किया जा रहा है। डॉक्टर सलीम साहब और जनाब मुन्ना जी, उनका भी अंग वस्त्र से स्वागत किया जा रहा है। और मोहम्मद आसाद साहब पार्टी वाले स्वागत कर रहे हैं जनाब मोहम्मद मुकीम साहब का और अशरफ साहब का। सीतामढ़ी और प्रदीप फराई साहब सीतामढ़ी। अब नौशाद साहब अंग वस्त्र से स्वागत करेंगे जनाब मुकीम साहब का। जोरों की तालियां। अब अशरफ साहब का भी स्वागत कर रहे हैं नौशाद साहब। जोरों से तालियां। स्वागत कर रहे हैं जनाब मुकीम साहब। राजा साहब
नकरामपुर शंभू पासवान जी नकरामपुर, शंभूराम जी ऐसे आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे मुकीम साहब। उसके बाद सरश्रेष्ठ जी तैयार रहेंगे, सरश्रेष्ठ जी का भी स्वागत करेंगे हम मुकीम साहब। शंभूराम जी जहाँ कहीं भी ऐसे आ जाए, शंभूराम जी सर्वश्रेष्ठ जी जहाँ कहीं भी ऐसे आ जाए, आपका भी स्वागत करेंगे मुकीम साहब आपका से। सर्वश्रेष्ठ जी सर्वश्रेष्ठ जी सर्वश्रेष्ठ साहू बालेश्वर राय जी बहुत बुजुर्ग है, उनका भी स्वागत करेंगे जनाब मुकीम साहब। बालेश्वर राय जी जहाँ कहीं भी बड़ाए मेहरबानी स्टेज से आया है, बहुत बुजुर्ग है। मैं सर्वश्रेष्ठ जी से आग्रह करूंगा कि इनको पकड़ के हाथ धरा करके स्टेज पे ले आए। सर्वश्रेष्ठ जी से मैं आग्रह करूंगा कि बालेश्वर राय जी को बड़ाए मेहरबानी हाथ पकड़ के स्टेज पे ले आए, उनको कुछ तकलीफ न हो। हेलो, गणेश नारायण शर्मा जी से अनुरोध है कि आपका भी स्वागत करेंगे मुकीम साहब। गणेश राय शर्मा, गणेश राय शर्मा माननीय राजकिशोर यादव जी से अनुरोध है कि स्टेज पे आ जाए, आपका भी स्वागत करेंगे जनाब मुकीम साहब। माननीय राजकिशोर यादव साहब से अनुरोध है कि आप स्टेज पे आ जाए, आपका भी स्वागत करेंगे। बलंदर यादव जहाँ कहीं भी हो बड़ाए मेहरबानी स्टेज पे आ जाए। बलंदर यादव जी जहाँ कहीं भी हो स्टेज पे आ जाए। हेलो, मैं अतिथियों से यात्राओं से अनुरोध करूंगा कि आप लोग बगैर खाना खाए हुए नहीं जाएंगे। कृपया करके मेहरबानी करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि बगैर खाना खाए हुए आप लोग कोई भी घर नहीं जाएंगे। भीखू राय जी जहाँ कहीं भी हो, बलेंद्र जी का दादा कृपया करके स्टेज पे आ जाए। भीखू राय जी जहाँ कहीं भी हो, बलेंद्र जी के दादा बनाए मेहरबानी स्टेज पे आ जाए। सुरेंद्र राम जी चतुर्पति जहाँ कहीं भी हो स्टेज पे आ जाए। सुरेंद्र राम चतुर्पति इंग्लिश साहब जहाँ कहीं भी हो स्टेज पे आ जाए। इंग्लिश साहब हाँ हाँ
स्वागत किया जा रहा मुकीम बाबा के साथ। अब जनाब अशरफ साहब जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो स्टेज पे अपनी बात रखेंगे। जनाब अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। जो लोग इधर उधर खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि वो पंडाल के अंदर आ जाएं। आज बहुत खुशी की बात है कि साहेबगंज की धरती पे हमारे बड़े भाई जुनैद साहब सीतामढ़ी से चल करके आप सबों के बीच आए हैं। आप लोगों की मोहब्बत से खींच लाई है। आज आप लोगों के तरफ से मैं भाई जुनैद साहब को तहे दिल से सलाम करता हूँ। हमारे बीच बड़े भाई जितेंद्र तिवारी जी, डॉक्टर शरीफ साहब, इकरामुल हक साहब उर्फ मुन्ना, ये हमारे साथ जो मोतिहारी से चल के आए हैं, क्योंकि कल एक प्रोग्राम से वापसी के बाद खबर मिली और हम लोगों ने उसी वक्त इस प्रोग्राम के लिए अपना रुख अपना लिया और यहाँ पहुंचा। ये आप लोगों के मोहब्बत का नतीजा है। तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाया है हवाओं के फिजाओं में। हम सबों के लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। और मैं इस अल्फाज को भी बोलूं कि हम सबों के लिए तकब्बुर और घमंड की बात है कि हमारे कायद बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद से एमआईएम का झंडा हमारे सदर बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के हाथों में दिया और हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब आदिल हसन आजाद साहब बिहार के कोने कोने गली गली तक इस झंडा को गाड़ने की काम किया। बातें तो बहुत हुई है, पिछले हालात से तारुफ हमारे जितेंद्र तिवारी जी और चाचा भी करा रहे थे, मगर आज आप सबों के बीच और हमारे बड़े भाई जुनैद साहब की मोहब्बत में मैं आप सबों के सामने बैठे बैठे इस प्रोग्राम का रुख बदलने की कोशिश किया है। बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार के सरजमीन पे एमआईएम के झंडा को ला करके अपने बिहार के जनता के बीच किस अल्फाज में अपने झंडा को दिए हैं, मैं उस चीज को आज आप सबों के बीच तरन्नुम में पेश करना चाहूंगा और आप तक उन चीजों को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि सत्ता में बैठे ये जो चोर सरकार है,
इंसान कौन सा आपको पता ही है। आज के दौर में जो सत्ता में आपके वोटों पे हुकूमत कर रही है, तो एक बुजुर्ग इंसान को आप सबों ने, हम सबों ने मिलकर के आज वो ताकत दिया है। मैं इस हिस्से में आपके सामने रखता हूँ। नंबर नोट करिए कौन सा, पहले चूंकि उस वक्त मैं देख रहा था कि कुछ लोग अपने पीछे की कुर्सी छोड़ रहे थे, कुछ आगे की कुर्सी छोड़ रहे थे, कुछ इस इंतजार में थे कि इनका भाषण कब खत्म होगा कि हम उठ करके यहाँ से जाएं। मेरे भाई, आज ये गर्मी, आज आपके पाँव की तकलीफ इस चीज की गवाही देती है कि आप सब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दीवाने हैं। आज अगर आप अपने थकन को, अपने पसीने को, अपने मेहनत को अगर आपने बर्दाश्त नहीं किया, तो जिस चोर को सत्ता में बैठाया गया है, जिन चोरों ने हम सबों को वोट लेकर के अपनी दादागिरी, अपनी शहंशाही दिखाने पे उतरे हैं, आज अगर आप थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं किए तो मैं बता दूं कि फिर उसी चोर के हाथ में आप अपनी ताकत दे बैठेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम लोग सुकून, चैन, आजादी की नींद गुजारे? चाहते हैं ना? उसके लिए खुल करके उतरना पड़ेगा। आज साहेबगंज की धरती पे बड़े भाई मुकीम साहब ने एमआईएम का झंडा लेकर के आगे निकला था। ऐसा नहीं है कि जिस दिन एमआईएम के झंडा पकड़ने के लिए भाई मुकीम साहब ने आगे बढ़ा था, उस दिन मीटिंग किया था। नहीं, इसलिए नहीं किया था कि उनको पता है कि एक सच्चा लीडर, एक ईमानदार लीडर जो आंखों में आंख डाल करके, सीने में सीने मिला करके उन गद्दारों के साथ, उन चोरों के साथ संसद भवन के अंदर अपनी ताकत को, अपने सच को बयान करने की नाम रखता है। एक ही नाम है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो क्या आप सब नहीं चाहते कि वही ताकत और वही जज्बा, वही मोहब्बत हम लोग साहेबगंज की धरती पे दिखाएं? अगर आप सब चाहते हैं तो आपके बीच बड़े भाई मुकीम साहब ने जो कदम उठाया है, आप सबों की मेहनत, आप सबों की कुर्बानी अगर रही तो इंशाअल्लाह एक शेर संसद भवन के अंदर गड़गड़ाता है और दूसरा शेर विधानसभा के अंदर गड़गड़ाने का काम करेगा।
लालटेन फिर से जलाएंगे, लालटेन फिर से जलाएंगे। तो मैं उनको भी बता दूं कि अब लालटेन का दौर नहीं रह गया है। जिस घर में लालटेन है या तो बाथरूम के छत पे नजर आता है, या तो फिर बाहर रोड पे, या तो फिर कबाड़ियों के दुकान पे नजर आता है। तो उस लालटेनों से भी सावधान हो जाना। आप सबने 10 साल कभी आरजेडी को दिया, कभी जदयू को दिया, कभी कांग्रेस को दिया, कभी बीजेपी को दिया। तो मैं चाहूंगा कि अब हमको अपनी कीमती वोट एक ही निशान, एक ही नजारा, सिर्फ और सिर्फ पतंग छाप जिंदाबाद के नारे लगा करके आगे बढ़ने पड़ेंगे। अगर आप सावधान नहीं हुए मेरे भाई, मैं बता दूं कि आपके अधिकार छीने जा चुके हैं। अब ये वक्त जो आया है, अगर हम इस टाइम पे अगर अपने आप को नहीं समझ पाए तो आने वाला टाइम जो होगा, आज जो वोट का भी अधिकार है, ये भी अधिकार हम सबों से छीन लिया जाएगा। लिहाजा मैं चाहूंगा कि आप सब अपने आंखों को खोलें, आगे बढ़े, आगे आए। हम सबों के भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और इससे अच्छा नेता और इससे ईमानदार नेता भी मैं इस चीज को चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। आपके अधिकार के लिए बाइकर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद भवन के अंदर लड़े। आप खुद बताओ ना, ट्रिपल तलाक का मामला था, किसने आगे आया? CAA NPR का मामला था, किसने आगे आया? क्या वो चोरों में से किसी ने आया? आज अपने बिहार की जो हालत हुई लॉकडाउन में, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का कलम चलाने का नतीजा है, नहीं तो अपने बिहार की हालत तो नहीं होती। और उस टाइम पे हमारे कायद बाइकर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद भवन के अंदर अगर बिल को नहीं भागते तो आसाम के तरह हम लोग भी आज डिटेंशन कैंप में नजर आते हैं। तो आपके सामने सारी बात है, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि आज के डेट में हर लड़के के हाथ में, हर लड़का नहीं तो कम से कम हर घर के अंदर एंड्रॉइड मोबाइल है, और हम लोग एक न्यूज को देख रहे हैं। लिहाजा मैं चाहूंगा कि बाइकर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को अगर मजबूत करना है तो हमारे बड़े भाई मुकीम साहब को यहाँ से आप लोग जिताएं। बाकी बात रही टिकट की, तो इंशाअल्लाह आप सबों की मेहनत, आप सबों की मोहब्बत उनको टिकट दिलाने पे मजबूर कर देगी, और हमारे सदर अख्तर ईमान साहब को भी मजबूर कर देगी कि टिकट दें, मगर आपको आगे आना पड़ेगा। जब तक आप आगे नहीं आएंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होना है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी बात जरूर दिल में, दिमाग में जरूर उतरी होगी। मैं बता दूं कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाने खाक में मिलकर गुले गुलजार होते हैं। अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरीके से उतरना पड़ेगा, और उन चोरों के साथ आगे बढ़ करके लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और उन चोरों को इस जमीन से, इस धरती से उखाड़
अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं अपना परिचय संक्षिप्त में आपको दे देना चाहता हूँ। मैं 25 साल तक जदयू में रहा हूँ। 25 साल तक 1994 समता पार्टी के जन्म से लेकर के उसके मरण के बाद जदयू के शासन से लेकर के 2017 तक हम पार्टी में रहे। मिला क्या हम लोगों को मिला क्या? कुछ नहीं, सिवाय सत्ता के दलाल के कोई मतलब हम लोगों को नहीं। टिकट मांगने की बात आती है तो 2 करोड़ दीजिए, 3 करोड़ दीजिए, एमएलसी बुलाने की बात आती है तो 50 करोड़ दीजिए। इस तरह के हालात इस पार्टी में चल रहे हैं। पिछले 14 जुलाई को हमने पार्टी ज्वाइन किया MIM। ये कि मैं अगला विधानसभा चुनाव इस पार्टी के झंडा के तले लड़ूंगा। लेकिन जब मैं ज्वाइन करने गया उस वक्त हमने सीमांचल के दारुल ईमान में माहौल देखा तो मैंने अज़्म कर लिया कि दूसरों के लिए 17 साल दिए हैं, बाकी बची जिंदगी इसी अपनी पार्टी को देंगे, इसी यूनिवर्सिटी के लिए चलेंगे। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि हमको भी लग रहा था पहले क्या भाजपा की पीठी में, लेकिन जब हमने गया वहां पे इसके रेजुलेशन को पढ़ा, इस पार्टी के संविधान को पढ़ा तो हमको ये समझ में आया कि बी टीम हम नहीं, बी टीम ये पार्टी नहीं, बी टीम जदयू है, बी टीम राजद है, बी टीम कांग्रेस है, जो अपने विधायकों को शिकायत करती है और जा करके इशारा करती है जाओ दिख जाओ। आपने देखा होगा लॉकडाउन के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी, गिरी थी नहीं बल्कि कांग्रेस ने खुद गिराई। अपने विधायकों को छूट दे दिया, बिना भाजपा से भी करके जो है सरकार बना दो। राजस्थान में कोशिश नाकाम हुई, तभी तक विधायकों के कहीं जिता देते हैं। यहाँ बिहार में आपके बगल के सीतामढ़ी के मंत्री थे दिलीप राय, मुसलमानों ने 3 राज्य करके उसको जिताया था और टिकट के लालच में हो या पैसे के लालच में हो वो अपने आप को बेच देते दूसरे विधायकों को छोड़ के मुख्यमंत्री तक खरीद दिए जाते हैं। 2015 में हम लोगों ने 3 साल मेहनत करके लंबे कहने पर हो या जिसके भी कहने पर हो नीतीश कुमार को हमने पेड़ वोट दिया, मुख्यमंत्री बनाया। मिला क्या हम लोगों को? कुछ नहीं। 2 साल दिया हुआ सरकार चला देते नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिनिमम कॉमन योजना पे, तो मुसलमानों को कुछ भरा हो जाता। लेकिन ये संघ की औलाद, संघी मिजाज के नीतीश कुमार जी जो संघ मुक्त भारत करने की बात कर रहे थे, वो संघ के गोद में बैठ करके अपने आप को बेच देते और रातों रात भाजपा के गोद में बैठ कर भाजपा की सरकार बना। और एक सिंगल मंत्री कैबिनेट में जो थे खुर्शीद आलम, उससे जय श्री राम का नारा तक लगवाते विधानसभा के सामने। उस वक्त हम लोग जदयू में ही थे, हम लोग को बुलाया गया वहां बिहार के तमाम मंत्रियों को बुलाया गया संवाद भवन में मुख्यमंत्री आवास। जब वहां गए तो बेशर्मी से ये फाइट कर रहे थे, इनका शकल देख करके ऐसा लग रहा था कि कोई बेसिया अपने चोरी को छुपाने के लिए या पकड़ाने के लिए बेहाई जो हंसती है उस तरह नीतीश कुमार जी हंस रहे थे और उसमें हमारे कौम के रहनुमा को नहीं कर सकते हैं, लेकिन कौम के नाम, कौम के रहनुमाओं के नाम पर तरक्की पाने वाले गुलाम नबी पंजाबी साहब और खुर्शीद आलम साहब बेसिया की तरह और फॉलोअर की तरह उनकी दलालियों का बचाव कर रहे हैं। हम लोग
दंगा से आप बताते हैं, दंगा तो आप ही करवाते हैं ना। इसलिए हम लोग अपनी क्यादत को मजबूत करें, किसी के बहकावे में नहीं आए। जो कहता है जो राजेंद्र भाजपा के पीपी में, उनसे पूछिए कि अभी वर्तमान में लगभग 10-11 विधायक है देश में, MIM कई गो डूब गया है, कई गो टूट के चला गया दूसरे पार्टी में। और आप लोग अपना बायोडाटा दीजिए कि आपका कितना विधायक चला गया भाजपा में। वोट हम दे नगेंद्र यादव को सेकुलर समझते हैं। जब ये जीत जाते हैं तो सेकुलर नहीं रहता। इनके दिमाग में संविधान की सुरक्षा नहीं रहती है, कोई महत्व नहीं रहता है। इनके दिमाग में रहता है करोड़ रुपया कैसे आ रहा है, मर कौन रहा है उसको मतलब नहीं है। वो अपने आप को बेच देते हैं। हमको लगता है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव या अन्य लोग भी अपना फंड भरने के लिए, अपना खजाना भरने के लिए अपने विधायकों को पूरा छोड़ देते हैं। ₹1,00,000 रुपया इसको तो ले लो। जैसे बैल बाठा भेजता है लोग इनकम के लिए, वैसे विधायक बिक रहे हैं आपके देश में। संविधान की कोई इज्जत नहीं लगी इन लोगों के दल में। ऐसे लोगों को हराना है, और हराने के लिए एक ही नेता कुछ देश में भी काम कर रहा है, असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी को बोलते में सब लोगों ने सुना होगा। हमारे हिंदू भाई भी सुनते हैं, हमारे मुसलमान भाई भी सुनते हैं, जो निष्पक्ष होकर सुनते हैं। वो कहते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर कोई आए संविधान का रक्षक तो असदुद्दीन ओवैसी है। संसद में 3 तरह का मैटर है, और देखो क्या था, CA/NRC का मैटर है, 370 का मैटर है। हमारे रहनुमा वोट देकर एजेंट है, कोर्ट में